बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट की जो खसूसियात होती हैं उनके बारे में वो ये चार उनके नाम दिए गए हैं: जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस और स्पेशल नीड्स। इनको हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंडरी स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो एज होती है ना वो 12 से 18 के दरमियान होती है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो जवानी की तरफ जा रहा है। इसमें ये होता है कि ये हमारे लिए क्यों अहम होती है। ये हमारे लिए इसलिए अहम होती है क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अपने बचपन से जवानी की तरफ जा रहा होता है, और ये जो स्टेज होती है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो चीज़ों को नए सिरे से सीखना शुरू करता है, उनको अपनी पर्सनैलिटी में डालता है, और क्या करता है कि सोचता है कि उसके फ्यूचर गोल कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ना, इसमें इन बच्चों की जो फिज़िकल और जो मेंटल ग्रोथ होती है ना उसमें तब्दीली आ रही होती है, जिसको हम जवानी बोलते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो वो कह रहे होते हैं कि सारे काम हम अब खुद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत। सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें जैसे कि आपको पहले बताया कि इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 12 से 18 साल होती है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल का जो बच्चा होता है, तो ये जो बच्चा होता है वो कहता है कि अब सारे काम जो है मैं खुद करूँगा, अपना जो कैरियर है मैंने वो खुद चूज़ करना है, सब्जेक्ट मैंने खुद चूज़ करने हैं, मैंने किन लोगों में उठना बैठना है ये सारा मैं खुद चूज़ करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा सीखने की एज में होता है तो उसको कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, बच्चा सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी थिंकिंग होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो बढ़ जाती है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कि चीज़ों को कंसेप्चुअल लेके चलना। ये नहीं कि जो बात किसी ने कह दी उसी पे आंखें बंद करके एतबार कर लेना। उसने खुद सोचना है, खुद उसको एनालाइज करना है, फिर उसके हक में दलील देने हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा क्रिटिकली थिंक करता है कि ये जो काम हुआ, ये जो क्वेश्चन हुआ है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एकेडमिक मोटिवेशन, यानी कि बच्चा जो है वो खुद की रिसर्च करता है, उसको पढ़ने का शौक़ होता है, उसको चीज़ों को जानने का शौक़ होता है, चीज़ों को कुछ कंसेप्चुअल लेकर चलता है। उसके बाद है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल यानी कि वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ढूंढता है कि उसको कैसे पढ़ना है, किस चीज़ों से हेल्प लेनी है, तो उसका स्टाइल क्या होगा लिखने का, तो ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचता है, और उसके जो बिहेवियर होता है वो उसमें भी चेंजिंग आती रहती है। यानी कि जो बच्चा है वो फ्यूचर ओरिएंटेड अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल डेवलपमेंट। अब फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे कि इसमें बच्चे की एज होती है 12 से 18, तो ये वो जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ना सिर्फ उसकी हाइट, वेट, बल्कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बढ़ रहे होते हैं, और जो उसका मस्कुलर सिस्टम है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। यानी कि वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं ताकतवर। इस दौरान बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है तो ये नहीं कि हम अनहेल्दी ईटिंग खाना शुरू कर दें, बल्कि इस दौरान हमें हेल्थी ईटिंग की जो हैबिट है वो अपनाना चाहिए, जो कि डेवलपमेंट में बहुत मददगार साबित होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि बच्चे का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत तेज़ होता है। बच्चे कहते हैं कि हाँ जी, हमें तो सब कुछ पता है, नो इट ऑल, हम सब जानते हैं, अब हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का बिहेवियर होता है बच्चे का। तो इस दौरान क्या होता है कि जो बचपन की हैबिट्स होती हैं ना वो वापस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जो कुछ बच्चे हैं वो नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं कि दिन में ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये भी होता है कि बच्चे का जो मज़हब की तरफ रद्द-ए-अमल है वो भी बढ़ जाता है, उसका रुझान बढ़ जाता है। इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं, और जो बच्चों का, चाहे वो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनका जो अट्रैक्शन है ना वो फिज़िकली बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अट्रैक्शन इस सेंस में भी हो सकता है कि जैसे गर्ल्स में कि फ़लाँ ने ये कपड़े पहने हैं, ये फ़लाँ ने ये कपड़े पहने हैं, उसने ये डिज़ाइन पहना है। तो इस तरह की दिलचस्पियाँ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं इस एज में। इसमें बच्चों को ये समझने की ज़रूरत होती है कि वो जो सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, और ये इनकी ज़िंदगी के साथ कैसे लिंक कर रहा है। तो इन चीज़ों की तरफ बच्चों का रुझान होना चाहिए। एक बात और जो होती है वो है इमोशनल फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, यानी कि कभी वो एंग्जायटी फ़ील कर रहे होते हैं, कभी स्ट्रेस, कभी वो फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे होते हैं, और उनकी जो नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं। तो इस तरह की जो चेंजिंग है वो एक
आ रही होती हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल नीड। स्पेशल नीड के सेंस में अब कुछ बच्चे जो हैं वो डिसेबल होते हैं। डिसेबल के सेंस में फिजिकली डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि उनको सुनने और देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। अब कुछ बच्चे हैं उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो अच्छे से लेक्चर को समझ नहीं पाते, उनको देर से लेक्चर समझ आती है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो अपने जो क्लास फेलोज होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो अकेला रहना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को भी स्पेशल जो ट्रीटमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। इमोशनल डिसेबिलिटी भी होती है कि जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा उन्हें कुछ कह दे तो एक साइड पे होके बैठ जाते हैं। तो डिसेबिलिटी डिफरेंट टाइप की होती है। अब कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है लर्निंग में। अब कुछ बच्चे हैं उनको मैथ समझ नहीं आता, उनको मैथ में मसला होता है। अब कुछ बच्चे हैं उनको रीडिंग में मसला आता है, कुछ को स्पेलिंग याद नहीं होते, कुछ बच्चे हैं उनको राइटिंग में मसला होता है। तो इस तरह की स्पेसिफ़िक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए टीचर को टीचर को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा जो है वो उस बच्चे का ध्यान रखे, उस पे टाइम लगाए। नेक्स्ट है हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है जनरल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव। अब जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि सब कंट्रीज़ में एक जैसे होते हैं। और स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे? स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव वो होंगे जिसमें ये हमें बताता है कि हमने जनरल ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, ठीक है? ये हो गया इसका डिफरेंसेस। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है? ये हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। अब इस एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे करना है, ये हमें बताएगा स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे हमें, कि वो कह देगा कि 500 स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देना शुरू कर दो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, या फिर है ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट। वो कहता है कि प्रोवाइड इक्विटी ऑफ ऑल यंग पीपल। यानी इक्विटी क्या होता है? इक्विटी तो मसावात, अदल, फेयरनेस, ये इक्विटी है। तो कहता है कि हर जो शख्स है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, यानी कि उन्हें फुल सपोर्ट देनी चाहिए, बात की परवाह किए बगैर कि वो किस जगह से बिलोंग कर रहा है, वो सिंध से है, वो पंजाब से है, वो किस इलाके से है। इससे बालातर हो के हमने क्या करना है जी, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। सिटी में और क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबको यकसा एजुकेशन देनी चाहिए। हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं सबको एक जैसी देनी चाहिए। जो क्लीन वाटर है ये सबकी एक ज़रूरत है, सबको देना चाहिए। प्रोटेक्शन, सब शहरी का हक़ है, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अब ये नहीं कि पंजाब में ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी, सिंध में नहीं है। तो इस चीज़ को बालातर रखते हुए हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल हमने वसाइल देने हैं। तो ये हो गया प्रोवाइड इक्विटी फॉर ऑल यंग पीपल। उसके बाद है जी अचीव नेशनल यूनिट एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल यूनिटी कायम रखनी चाहिए। अब नेशनल यूनिटी कैसे आ सकती है? अब अगर आप किसी को वसाइल कम दे रहे हैं, कहीं किसी इलाके में हॉस्पिटल है, किसी में नहीं है, कुछ बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, कुछ नहीं, तो वो इक्विटी नहीं होगी, नेशनल यूनिटी नहीं आएगी। तो नेशनल यूनिटी और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए हमने क्या करना है? सबको इक्वल एजुकेशन देनी है, सबको हेल्थ केयर देनी है, सबकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, यानी कि रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हमने इक्वल रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास टू इम्प्रूव लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेज़। अब फॉर्मल अप्रोचेज़ कौन सी होती थी? फॉर्मल अप्रोचेज़ वो होती हैं जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर एजुकेशनल सेटिंग होती है, लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, जिसमें हमें क्या होता है कि हमने स्कूल जाना होता है और टीचर हमें पढ़ाता है, हमारे पास बुक्स होती हैं, हमने बुक से ही पढ़ना होता है, यानी कि हमें बाउंड कर दिया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है और हमें कोई सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट दे दिया जाता है, यानी कि हमने इनसाइड स्कूल किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हमने तालीम हासिल करनी है। उसके बाद नॉन फार्मल क्या है? नॉन फार्मल होता है कि हमने आउटसाइड दी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में हमने कोई तालीम हासिल करनी होगी, ये हमारा हो गया नॉन फार्मल एजुकेशन। और पॉइंट है वो हमारे पास है इस्टेब्लिश क्लोज लिंकेज विद कम्युनिटी, यानी कि अब लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज का मतलब होता है कि कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप बनाना, चाहे वो इंडिविजुअल के दरमियान है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है या किसी इंस्टीट्यूशन के दरमियान है। तो हम क्या करते हैं? हम कनेक्टिविटी पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5 पॉइंट है वो है इस्टेब्लिश क्लोज लिंकेज विद द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर प्लेस ऑफ वर्क।
हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी पैदा करते हैं इंडस्ट्री के दरमियान, एग्रीकल्चर्स के दरमियान और जो अदर जहाँ पे हम मिल के काम करते हैं वो वाली जगह जो होती हैं। उसके बाद क्या है सेकेंडरी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, वो है टू प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट करना कि जो बच्चा है फोकस करे एक्टिव लिसनिंग पे, नॉन वर्बल क्यूज़, क्लियर एंड कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो एक्टिव होकर सुने कि क्लास में क्या हो रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही है, फोकस करें स्पीकर के ऊपर। ठीक है, अगर उसके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स। के अलावा भी अगर आपके कोई जहन में जनरल ऑब्जेक्टिव हो तो आप लिख सकते हैं अपने पास। ज़ाहिर है कि हम इस एज पे हैं, हम मेच्योर हैं, हम लिख सकते हैं। उसके बाद है जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे कि बताया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का जो मकसद है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या है, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव का जो एक ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या करेगा कि वो कहेगा कि आप जो स्पीकर है वो अपना जो मैसेज है बच्चे को अच्छी तरह से कन्वे करे, एक्टिव लिसनिंग करे कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि इशारों के ज़रिए जो बातें हो रही हैं बच्चे आपको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बच्चे के ऊपर प्रॉपर तौर पे फोकस किया जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को कम्युनिकेट करने में मसला होता है तो टीचर को चाहिए कि उनको उन पे ध्यान ज़्यादा दे। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेज दी अर्ज टू इंक्वायर। इंक्वायर होता है पूछना, आस्क करना। तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे के जहन में कोई सवाल है तो उसको इनकरेज किया जाए कि वो पूछे, ना कि वो थोड़ा सा पजल होके बैठ जाए। तो टीचर को चाहिए कि फ्रेंडली माहौल बनाए ताकि बच्चा इजीली क्वेश्चन पूछ सके। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा सवाल पूछे और बाकी बच्चे हंसना शुरू कर दें कि हाँ ये तो बहुत ईजी था। हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गेन पर्सनल सेटिस्फेक्शन थ्रू इफेक्ट इन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल हमने हासिल करना होता है, चाहे वो स्टूडेंट है या टीचर है। अब टीचर ने कोई गोल बनाया कि मैंने जो एक फर्स्ट चैप्टर है वो 1 मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ के अंदर अंदर इसको कवर करना है। ठीक है, अब जस्ट कवर ही नहीं करना, ये भी देखना है कि बच्चे फीडबैक भी लेना है कि बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं। इसी तरह एक स्टूडेंट हो सकता है, वो कह सकता है कि मैंने इस वीक के अंदर इस बुक को अच्छी तरह करना है, या मैंने मैथ की 2 एक्सरसाइज इस वीक के अंदर करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जब वो गोल अपना हासिल कर लेगा तो उसके बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा कि हाँ अब मेरा ये सिलेबस कवर हो गया है, अब मैं मुतमईन हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। अब एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये क्या है, ये ना एक ब्रिटिश आर्मी की तरफ से ये तकनीक जो है ना अडोप्ट की गई थी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, अब कोई मसला है, हमें हर मसले के कोई ना हल होते हैं और एक से ज़्यादा हल होते हैं। हमने वो जितने भी सोल्यूशन होते हैं उनको इकट्ठा कर लेना होता है और जो सबसे एक्यूरेट सोल्यूशन होता है ना हमने वो वाला अडोप्ट कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद है डेवलप दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, ये हम कैसे कर सकते हैं। दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो क्या करना चाहिए, हमने एक्टिव लिसनिंग पे फोकस करना चाहिए कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। अब कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और आप उसको आगे से अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि अंदर से बातों के दरमियान उससे क्वेश्चन करते रहना चाहिए, चाहे वो टीचर है या आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो कि आया जो वो कह रहा है उसका पर्सपेक्टिव आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो वो ये थे चंद ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी एजुकेशन के, जिनमें आ जाता था जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।